हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जो है फुल डिटेल से पढ़ा था। और इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट के बारे में, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में प्रेसिडेंट के इलेक्शन को देखेंगे कि कैसे उनका इलेक्शन होता है, उनका टर्म मतलब उनका कार्यकाल कितने समय का होता है, री इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट एलिजिबल हैं कि नहीं है, उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, ओथ इनको कौन दिलाता है, इनका इम्पीचमेंट मतलब कि महाभियोग कैसे होता है, और डिफरेंट जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारिणी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर, वैधानिक शक्ति और जुडिशियल पावर मतलब कि न्यायिक शक्ति, जो डिफरेंट पावर्स दिए गए हैं प्रेसिडेंट को, उसके बारे में हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम इमरजेंसी पावर को भी देखेंगे, जो प्रेसिडेंट को दिए गए हैं 3 इमरजेंसी पावर्स आर्टिकल 352, 356 और 360 में। तो इनके बारे में भी फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको काफी मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो प्रेसिडेंट के बारे में जो है आर्टिकल 52 से लेके 61 तक में मेंशन है। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जो राष्ट्रपति है भारत का वो क्या होगा? प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक। उसके बाद है कमांडर ऑफ डिफेंस कैन स्टार्ट और एंड वार। प्रेसिडेंट जो होते हैं राष्ट्रपति, वो जो है कमांडर ऑफ डिफेंस मतलब कमांडर इन चीफ होते हैं तीनों सेनाओं के, जैसे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के। और ये क्या है? ये स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी वार को और ये किसी भी वार को एंड कर सकते हैं। इन्हीं के कहने पे वार जो है स्टार्ट होता है और इन्हीं के कहने पे जो है वार का अंत किया जाता है। उसके बाद जो है द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि नाम मात्र के कार्यपालिका हैं। ठीक। और द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। और जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो जो है वास्तविक रूप से जो है कार्यपालिका कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर विल बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो कहाँ पे निहित है? वो राष्ट्रपति में ही निहित है। जितने भी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, ये कहता है आर्टिकल 53। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 54। तो आर्टिकल 54 क्या कहता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके बारे में ये आर्टिकल हमें बताता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन, मतलब कि चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, वही राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है वो करवाता है। ठीक। तो अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कौन करवाता है, तो वो है इलेक्शन कमीशन करवाता है। उसके बाद है द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपुल बट बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली पीपुल के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के जो सदस्य होते हैं, उनके द्वारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। अब आपको समझना ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कि निर्वाचन मंडल, इसे हिंदी में कहते हैं निर्वाचन मंडल, इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। ठीक। तो पहला देखते हैं हम, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट नॉमिनेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों हाउसेज मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो क्या है? इस इलेक्टोरल कॉलेज के जो है मेंबर हैं। लेकिन जो नॉमिनेटेड होते हैं, मतलब राज्यसभा में 12 जो है वो क्या होता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है मेंबर्स को। तो ये जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं रहेंगे। ठीक। 12 जो नॉमिनेटेड हैं। और पहले जो है लोकसभा में 2 जो है एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करता था, तो वो भी जो है इस इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट नहीं होते थे। लेकिन अभी क्या है? ये नॉमिनेशन जो है एंग्लो इंडियंस का ये हटा दिया गया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2020 से। अब तो ये नहीं रहा, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि क्या जो एंग्लो इंडियंस जो पहले नॉमिनेट होते थे प्रेसिडेंट के द्वारा, वो क्या इस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा रहते थे? तो वो भी नहीं रहते थे। दूसरा देखते हैं हम,
द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, मतलब कि राज्यों का जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वहां जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो क्या है, वो भी इस इलेक्टोरल कॉलेज का सदस्य हैं। और पहले क्या होता था कि लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि विधानसभा में एक जो है एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होता था। तो ये जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होता था ये विधानसभा में, वो क्या है, इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होता था, ठीक, क्योंकि ये नॉमिनेटेड था। इसमें एक चीज और आप ध्यान रखिए कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, मतलब कि विधान परिषद, वहां के जो मेंबर्स हैं वो क्या है, इस इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि विधान परिषद के जितने भी मेंबर्स हैं वो इस इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट नहीं होते हैं, ठीक। ओनली विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही इसके पार्ट होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, मतलब कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में, कहाँ के, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, मतलब दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके विधानसभा में वो भी जो है इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं, ठीक। और ये कब किया गया, तो ये 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1992 में, उसके अंतर्गत जो है दिल्ली और जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं मतलब विधानसभा हैं, वहां के इलेक्टेड मेंबर्स को जो है इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर बनाया गया, ठीक। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वाई इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो डायरेक्ट क्यों नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट जो है पीपल ऑफ इंडिया उसे क्यों नहीं चुनते हैं प्रेसिडेंट को, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है। तो इसका ये कारण है कि अगर प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति भी डायरेक्ट चुन के आते और प्रेसिडेंट भी डायरेक्ट चुन के आते तो क्या होता है, दोनों में क्लैश देखने को हमें मिलता है, ठीक। तो इसको जो है क्लैश ना हो दोनों के बीच में, इसीलिए प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। और भारत के इतिहास में ऐसा क्लैश जो है देखने को मिला भी है 1960 के आसपास, जवाहरलाल नेहरू जब पीएम थे और राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे उस समय, ठीक, इन दोनों के बीच में क्लैश देखने को भी मिला है। तो इसीलिए जो है ये क्लैश ना हो इसलिए इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है। आगे देखते हैं हम आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 जो है एक्चुअली जो इससे रिलेटेड था, इसलिए मैं इसी में आपको ये पढ़ा देता हूँ कि ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट shall be inquired into and decided by the सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो वो किसके द्वारा इंक्वायर किया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो फाइनल अथॉरिटी है कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 71 में मेंशन है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का डिस्प्यूट है उसका फाइनल जो डिसीजन कौन देता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट देता है। अब देखते हैं हम आर्टिकल 55, ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 55। इसमें क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब किस तरह से जो है प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन है वो किया जाता है, उसका क्या मैनर है। तो ये किया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से, इसका मतलब है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो इसके अंतर्गत जो है कैसे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उसको मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, ठीक। तो मान लीजिए कि ए, बी और सी 3 कैंडिडेट हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हैं, ठीक। इसमें क्या है कि ए को देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है कितनी बार, 3 बार, ठीक। तो ए को 3 बार फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है और बी को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी बार मिला है, तो 1 बार मिला है इसको बी को। और सी को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी बार मिला है, तो इसको 1 भी बार नहीं मिला है। तो ए को कितनी बार फर्स्ट प्रेफरेंस मिला, 3 बार। तो ए इसमें क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट हो जाएंगे एज ए प्रेसिडेंट, ठीक, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो 3 मिला है और टोटल वोट कितने थे, 4 लोगों ने वोट दिया है, 1 2 3 4। पर कभी कभी क्या होता है कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो 2 को मिल जाता है, तब उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उसको आप इसमें इस फिगर में समझिए। तो देखिए इसमें क्या है कि ए को जो है पहला प्रेफरेंस कितनी बार मिला है, 2 बार मिला है, ठीक। बी को पहला प्रेफरेंस कितनी बार मिला है, तो इसको भी 2 बार मिला है। तो अभी क्या हुआ, ए और बी में जो है वो टाई हो गया। सी को तो पहला प्रेफरेंस मिला ही नहीं है तो सी को तो कट ही कर दीजिए,
अब इसमें है कि ए और बी में टाई हो गया है, ठीक। तो अब ये देखा जाएगा कि सेकंड प्रेफरेंस जो है वो ए और बी में सबसे ज्यादा किसको मिला है। तो देखिए ए को सेकंड प्रेफरेंस कितनी बार मिला है, तो 2 बार मिला है। इधर सेकंड प्रेफरेंस लिख दीजिए, सेकंड, और ये है आपका फर्स्ट प्रेफरेंस। तो देखिए ए को जो सेकंड प्रेफरेंस है कितनी बार मिला है, 2 बार मिला है। और बी को सेकंड प्रेफरेंस कितनी बार मिला है, तो ये 1 बार ही केवल मिला है, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि कौन जो है प्रेसिडेंट बनेंगे, तो इसमें भी ए जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अगर बी को जो है वो सेकंड प्रेफरेंस 2 बार मिला होता तब बी बन जाता क्या, राष्ट्रपति। लेकिन ए को ही सेकंड प्रेफरेंस 2 बार मिला है तो ये क्या होगा, ए राष्ट्रपति बन जाएगा। तो जब ये टाई का सिचुएशन होता है तो उस समय देखा जाता है कि सेकंड प्रेफरेंस जो है वो किसको ज्यादा मिला है और उस अनुसार से जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। तो इसमें क्या है, दोबारा वोटिंग जो है वो क्या होता है, नहीं होता है, ठीक ना। एक ही बार वोटिंग हो जाता है और प्रेफरेंस देना पड़ता है उसमें कि आप जो है फर्स्ट किसको रखना चाहते हैं, सेकंड किसको रखना चाहते हैं, थर्ड किसको रखना चाहते हैं। मतलब कि जितने भी लोग जो इलेक्शन में खड़े हैं, मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं, तो आपको प्रेफरेंस देना है कि मैं सेकंड को फर्स्ट रखना चाहता हूँ, ठीक, थर्ड वाले को मैं सेकंड पे रखना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपको प्रेफरेंस देना होता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है वोटिंग होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। आगे देखते हैं हम आर्टिकल 56, मतलब टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है वो क्या होता है। तो द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। मतलब राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक जो है वो ऑफिस में रह सकते हैं। तो मतलब उनका जो टेन्योर है वो कितने ईयर्स का हो गया, 5 years का हो गया। उसके बाद जो है आर्टिकल 57 क्या बोलता है, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, मतलब कि राष्ट्रपति जो है वो पूर्ण निर्वाचन के लिए एलिजिबल है, मतलब दोबारा वो री इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, और री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। ए पर्सन हु होल्ड्स और हु हैज हेल्ड ऑफिस एज प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस। कोई भी ऐसा आदमी जो अभी प्रेसिडेंट फिलहाल है या पहले प्रेसिडेंट रह चुका है, वो क्या है, री इलेक्शन के लिए जो है वो एलिजिबल है। तो ये आर्टिकल 57 में मेंशन है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो प्रेसिडेंट जो है कितने 2 टेन्योर रहे थे, 2 बार जो है प्रेसिडेंट बने थे वो, ठीक। आगे देखते हैं हम आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 58 क्या कहता है, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो पहला है ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज, मतलब कि 35 साल जो है उम्र होना चाहिए, 35 या 35 से एवब उम्र होना चाहिए अगर आप राष्ट्रपति चुनाव के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। तो ये जो है एज ध्यान रखिएगा, इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना एज होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो 35 years या उससे एवब होना चाहिए। थर्ड देखते हैं हम, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए इसे, मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लोकसभा मेंबर बनने के लिए है वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें होना चाहिए। उसके बाद है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि लाभ के पद पर जो है उसे नहीं होना चाहिए। अगर लाभ के पद पर है वो तो क्या करना होगा, वहां से रिजाइन देना होगा, तब वो जो है एलिजिबल होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। उसके बाद जो है ए सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर डोंट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड हेंस क्वालिफाइड एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सिटिंग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर जो ऑलरेडी है अभी, उस ऑफिस को जो है लाभ का पद ऑफिस नहीं कहा जाता है, ठीक ना, इसलिए ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड हैं। तो ये जो 3 ऑफिस है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर का, ठीक, ये क्या है, लाभ के पद का ऑफिस नहीं है। उसके बाद है द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाई एट लीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रोपोजर एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कैंडिडेट को अगर नॉमिनेशन भरना है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, तो उसको जो है 50 इलेक्टर्स का साइन चाहिए होगा एज ए प्रोपोजर, मतलब कि 50 मेंबर का उस पे साइन चाहिए होगा उसके नॉमिनेशन पे, जो उसे पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक ना, फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, ठीक। तो 50 एज ए फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए साइन और 50 एज ए सेकेंड प्रेफरेंस साइन चाहिए। तो समझ में आ गया आपको ये
कि अगर नॉमिनेशन करना है आपको तो आप जो मेंबर हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, तो उसमें जो है 50 मेंबर का फर्स्ट प्रेफरेंस होने चाहिए आप, और 50 मेंबर के सेकंड प्रेफरेंस होने चाहिए आप, तभी आप एलिजिबल हैं नॉमिनेशन करने के लिए। आगे देखते हैं हम आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 क्या कहता है? कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, मतलब कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। ठीक, तो पहला है द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ऑफ ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, ना राज्यसभा के और ना ही लोकसभा के, और ना ही जो विधानसभा होता है स्टेट के वहां के मेंबर होने चाहिए। ठीक, उसके बाद है एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹15,000 इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि जब इलेक्शन के लिए आप नॉमिनेशन भरेंगे तो उस समय क्या होगा, आपको 15,000 रुपए जमा कराने हैं, कहाँ पे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफंड नहीं होगा। अगर कोई कैंडिडेट जो है 1/6 वोट उसको नहीं मिलता है, जितने भी वोट पोल्ड हुए उसमें से, तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। अगला देखते हैं हम आर्टिकल 60। तो आर्टिकल 60 में क्या है? ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति का शपथ। तो ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अगर नहीं है तो कौन दिलाएगा प्रेसिडेंट को ओथ? तो दिलाएंगे सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट को जो है वो ओथ दिलाएंगे, अगर चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे तो ये ध्यान रखिएगा दोनों चीजें। आगे देखते हैं हम आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का महाभियोग। महाभियोग करके जो है प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से निकाला जा सकता है। ठीक, और ये कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 61 में मेंशन है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि द प्रेसिडेंट शैल बी इम्पीच्ड ऑन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कब हो सकता है? जब वो संविधान का उल्लंघन करे। उसके बाद है इम्पीचमेंट कैन स्टार्ट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो महाभियोग है वो किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, मतलब कि राज्यसभा में भी स्टार्ट हो सकता है और लोकसभा में भी ये स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद है द प्रोपोजल टू प्रेफर सच चार्ज इज कंटेन्ड इन ए रिजोल्यूशन which has been moved after at least 14 days notice in writing signed by not less than 1/4 of the total member of the house। इसका मतलब ये हुआ कि महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, रिटन नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को 14 डेज पहले, और उस नोटिस पे जो है कितने मेंबर्स का साइन होना चाहिए? 1/4 मेंबर का साइन होना चाहिए, तभी जाके इम्पीचमेंट स्टार्ट होगा लोकसभा या राज्यसभा में। उसके बाद हम देखते हैं सच रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रस्ताव है मतलब इम्पीचमेंट का, ये किस भी हाउस में पास हो रहा है, अगर राज्यसभा या लोकसभा में, तो वहां के 2/3 मेंबर्स के जो है ना मेजॉरिटी से ये पास होना चाहिए। ठीक, मतलब 2/3 के बहुमत से ये पास होना चाहिए दोनों हाउस में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, तभी जाके प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से दोनों में से किसी हाउस में अगर ये जो प्रस्ताव है 2/3 मेजॉरिटी से पास नहीं हुआ तो राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटाया जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट की जो शक्तियां हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला है एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि कार्यकारिणी शक्ति जो प्रेसिडेंट का है, राष्ट्रपति का है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला देखते हैं हम द पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक, और प्रेसिडेंट जो है वो अदर मिनिस्टर्स की भी नियुक्ति करता है, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। लेकिन वो किसके एडवाइस पे करता है? तो वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करता है। तो ये जो है प्रेसिडेंट का एक्सिक्यूटिव पावर है, कार्यकारिणी शक्ति है, और ये कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 75 में ये मेंशन है।
उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस। मतलब कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। और जज का भी, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसकी भी जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, वो कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है CAG कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमिश्नर, CVC चीफ विजिलेंस कमिश्नर, UPSC का चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन, गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, यूनियन टेरिटरी, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ JPSC मतलब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। तो ये सारे को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट से जो है काफी क्वेश्चंस आते हैं जो प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट होते हैं उससे। उसके बाद देखते हैं हम अपॉइंट कमिश्नर्स टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ SC एंड ST। प्रेसिडेंट जो है वो कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है, किस लिए? जो SC ST है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल, मतलब कि जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? वो प्रेसिडेंट ही करता है। तो हमने भी एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब कार्यकारिणी शक्ति जो है प्रेसिडेंट के पास, उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि वैधानिक शक्ति जो है प्रेसिडेंट के पास वो क्या क्या है। तो पहला देखते हैं हम, द प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट नॉट ए मेंबर। मैंने आपको बता ही दिया कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये पार्लियामेंट का पार्ट है। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि क्या प्रेसिडेंट मेंबर है पार्लियामेंट का? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, मेंबर नहीं है। क्या है? पार्ट है, उसका अंग है पार्लियामेंट का। आगे देखते हैं हम, समोन प्रोग द पार्लियामेंट एंड डिजॉल्व द लोकसभा, मतलब कि पार्लियामेंट को स्टार्ट कर सकता है, प्रोग मतलब उसको टाल सकता है, या लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। इसकी भी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। उसके बाद जो है कैन कॉल ज्वाइंट सेशन। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑर्डिनरी बिल है और उस पे सहमति नहीं बन रही है राज्यसभा और लोकसभा पर, तो इस केस में क्या होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सेशन बुलाएगा। इसकी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है ज्वाइंट सेशन बुलाने की, ठीक। लेकिन इस ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करता है? वो करता है लोकसभा स्पीकर। तो ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट सेशन बुलाता प्रेसिडेंट है, लेकिन उसका जो प्रिसाइड करता है वो कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। आगे देखते हैं हम, नॉमिनेट द मेंबर ऑफ राज्यसभा 12 एंड एंग्लो इंडियंस मेंबर इन लोकसभा, मतलब ये जो है प्रेसिडेंट वो नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर्स को राज्यसभा में। कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में? 12, ठीक। और ये अलग अलग क्षेत्र से कर सकते हैं, जैसे कि कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सोशल वर्क। इससे जो है ये 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। और पहले क्या था, 2 एंग्लो इंडियन को ये नॉमिनेट कर सकते थे लोकसभा में प्रेसिडेंट, लेकिन अभी ये क्या है, हट गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 से, ठीक। अब इसका जो है नॉमिनेशन नहीं होता है, लेकिन पहले अगर पूछा जाए तो 2 ये नॉमिनेट कर सकते थे प्रेसिडेंट। उसके बाद देखते हैं हम, बजट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा आफ्टर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। बजट जो है वो लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया जाता है? आफ्टर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के परमिशन के बाद ही जो है बजट को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। आगे देखते हैं हम, ए बिल बिकम एन एक्ट आफ्टर द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कोई भी जो बिल है और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही वो एक्ट बनेगा वो। और भी हैं लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट के, तो इसमें देखते हैं, द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू रिटर्न द ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन बट सेकेंड टाइम ही मस्ट साइन द बिल। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि एक बार जो है ऑर्डिनरी बिल मतलब साधारण बिल को वापस कर सकता है दोबारा उस पर विचार करने के लिए, लेकिन अगर दोबारा से अगर वो पास होके जाता है प्रेसिडेंट के पास तो उसे इस पे साइन करना ही है। ये जो प्रेसिडेंट है ये बाउंड है, इनको साइन करना ही है इस पे, ठीक, सेकेंड टाइम अगर वो बिल जाता है तो। और ये जो है संविधान में कब डाला गया था? तो ये जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें ये चीज डाला गया था कि अगर प्रेसिडेंट के पास दोबारा जाता है अगर ऑर्डिनरी बिल तो उस प्रेसिडेंट को जो है उस पे साइन करना ही है, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम, कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अच्छा, ये ऑर्डिनरी बिल को एक बार वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन मनी बिल को मतलब धन विधेयक और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है मतलब संविधान में अगर संशोधन हुआ है तो वो बिल को प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकते हैं, उस पे इनको सिग्नेचर करना ही है, ठीक। आगे देखते हैं हम, प्रोमुगलेट ऑर्डिनेंस
मतलब कि ये अध्यादेश ला सकते हैं, ठीक ना। अध्यादेश कब ये लाएंगे, जब पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं रहता है, तब इनके पास पावर है अध्यादेश लाने का, ठीक। और ये अध्यादेश क्या होता है, एक टेम्पोररी लॉ होता है। और ये आर्टिकल 1, 2, 3 में जो है ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट जो है वो अध्यादेश ला सकते हैं जब पार्लियामेंट मतलब संसद सेशन में नहीं रहता है। लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, वो क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो अध्यादेश जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब कि संविधान में संशोधन पे जो है वो नहीं ला सकते हैं अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ये जो है एक रिस्ट्रिक्शन है इन पे, ठीक। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम देखते हैं द ऑर्डिनेंस मस्ट बी पास बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स आफ्टर कमिंग इन सेशन अदरवाइज लैप्स। ये जो अध्यादेश लाते हैं प्रेसिडेंट, उसको पार्लियामेंट के द्वारा 6 वीक के अंदर जो है पास करना है, ठीक। अगर वो पास नहीं होता है तो वो क्या होगा, लैप्स कर जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा ये टाइमिंग कि कितने टाइम के अंदर उसे पार्लियामेंट में पास कर देना है, तो 6 वीक्स में। उसके बाद हम देखते हैं जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति का जो न्यायिक पावर है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है अपॉइंट द जजेज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस। मैंने बता ही दिया आपको, जो मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, उसकी नियुक्ति ये करते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की भी नियुक्ति ये करते हैं। दूसरा देखते हैं हम, कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट बट नो बाउंडेशन टू फॉलो दैट। ये किसी मैटर पे जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, ठीक, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दिया है उसको मानना ही है या नहीं मानना है। इनकी मर्जी है कि माने या ना माने उस एडवाइस को। उसके बाद देखते हैं हम पार्डनिंग पावर आफ्टर जुडिशियल प्रोसेस, मतलब अगर जुडिशियल प्रोसेस से मतलब न्यायिक जो प्रक्रिया है उससे किसी को सजा मिली है तो उसको पार्डन करने का अधिकार, क्षमा करने का अधिकार किसको है, प्रेसिडेंट को है, ठीक। और ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 72 में मेंशन है। अब हम देखते हैं इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब आपातकालीन जो शक्तियां हैं प्रेसिडेंट के पास वो कौन कौन सी है। तो 3 टाइप्स की जो है इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट के पास। एक आर्टिकल 352 में मेंशन है, इसका मतलब इमरजेंसी कॉज बाय वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, ये नेशनल इमरजेंसी कहते हैं इसको, मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 में क्या है, स्टेट इमरजेंसी, मतलब कि राष्ट्रपति शासन जो स्टेट में लगते हैं वो भी पावर जो है प्रेसिडेंट को दिया गया है कि स्टेट में जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अगर वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है अगर फेल हो गया है। उसके बाद जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट लगा सकते हैं आर्टिकल 360 के तहत, ठीक ना। तो ये भी पावर जो है प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर में दिया गया है। तो 3 तरह के पावर है, इसको ध्यान रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इसका आर्टिकल है 352, 356 और 360। इसको याद कैसे रखिएगा, ये 352 याद रख लीजिएगा, उसके बाद +4 और +4 कर दीजिएगा। अब हम देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं प्रेसिडेंट के बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं द प्रेसिडेंट टू यूज पॉकेट वेटो। पॉकेट वेटो का यूज करने वाले पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे ज्ञानी जेल सिंह, और इन्होंने जो है पोस्टल बिल पे जो है पॉकेट वेटो का यूज किया था। पॉकेट वेटो का मतलब क्या होता है कि देखिए प्रेसिडेंट के पास एक चीज है कि वो बाउंड है साइन करने के लिए किसी भी बिल को। अगर एक बार जैसे ऑर्डिनरी बिल गया एक बार, तो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वो भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा जाएगा तो क्या होगा, इनको साइन करना ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल पे भी इनको सिग्नेचर करना ही है। तो प्रेसिडेंट के पास एक ऐसा पावर है, ये इसको कहते हैं पॉकेट वेटो, मतलब कि पॉकेट में डाल लेना। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन तो करेंगे, ठीक, लेकिन ये कहीं नहीं मेंशन है कि वो कितना टाइम लेंगे इसको साइन करने में। तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये बिल जो है वो सही नहीं है, इससे लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको अनिश्चितकालीन के लिए अपने पास जो है पेंडिंग रख सकते हैं। और ये संविधान में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको इतने दिन में इस बिल को साइन करना है। तो ये जो है पहली बार इसका यूज जो है इस पॉकेट वीटो का ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, और वो पोस्टल बिल पे किया था। आगे देखते हैं हम, द प्रेसिडेंट इज द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेज। आर्म फोर्सेज के जो है कमांडर इन चीफ कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ही होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद है प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। पहली जो महिला राष्ट्रपति बनी थी वो कौन बनी थी, तो वो थी प्रतिभा पाटिल। उसके बाद देखते हैं हम प्रेसिडेंट इलेक्टेड अनअपोज्ड। कौन ऐसे प्रेसिडेंट थे जो निर्विरोध जो है वो चुने गए थे, तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। ये जो है निर्विरोध चुने गए थे। उसके बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग ऑफिस।
कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी? तो वो ऐसे हैं जाकिर हुसैन, इनकी भी जो कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, और फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी जो है कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो होप आपको ये प्रेसिडेंट जो टॉपिक है वो काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।